बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कल दो बहुत ही दिलचस्प मैच खेले गए थे, मुल्तान का और कराची का, जो मुल्तान ने 12 रन से जीत लिया। लेकिन इससे भी दिलचस्प एक मैच था जो का था लाहौर का शोएब मलिक के साथ, मेरा मतलब है कि पेशावर के साथ, क्योंकि शोएब मलिक ही अकेले खेल रहे थे उस टीम से, ऐसा लग रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे राशिद खान ने पेशावर ज़ल्मी को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैन ऑफ द मैच, 5 विकेट्स, 20 रन्स, सुपर बॉलिंग, और उन्होंने एक दफा फिर साबित किया कि व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, वो जो 20 रन थे उसमें मेरे ख्याल 10 रन जो थे ना वो शोएब मलिक ने मारे थे, एक ओवर में छक्का चौका मारा था, वरना बाकी जो है वो मैच तो शोएब मलिक के साथ था तो उसी ने मार रहा था बेचारे को। बहरहाल दिस इज दी लाहौर। कल का मैच 10 रन से जीत गए थे और राशिद खान प्लेयर ऑफ द मैच थे। और आज का मैच है इस्लामाबाद का क्वेटा के साथ, लेकिन इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे सेकंड सेगमेंट के ऊपर। लेट्स जस्ट फॉल ऑन द फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग गुफ्तगू करेंगे कलंदर्स की और ज़ल्मी के साथ जो कल मैच हुआ था। और इसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारा पैनल। हमें ज्वाइन किया अली जाफरी ने, क्रिकेट एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एंड अली के साथ हमें ज्वाइन किया अवैस खटक ने। अवैस वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स जो अवाम की रिप्रेजेंटेशन है इन स्टूडियो इस्लामाबाद के अंदर, इस गर्म मौसम के अंदर, वन एंड ओनली द हैंडसम। मैं और भी कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन वो मेरे ख्याल से पैमरा को नोटिस भेज देगा। इरफान असगर साहब। यार दफा करें, क्रिकेट की बातें छोड़ें, और क्या हाल चाल है आपका? सो आई विल स्टार्ट विद अली। अली, वहाब रियाज, अगर हम लोगों को याद हो कि जो पहला लेग हुआ था पीएसएल का जो पाकिस्तान के अंदर, तो वहाब रियाज को मेरे ख्याल से कोई आदत थी कि वो जो डिच ओवर्स हैं, लास्ट ओवर्स है, उसके अंदर उन्होंने वो समझते हैं कि वो बैटिंग कर रहे हैं इसलिए वो रन ज़्यादा खाते हैं। और हमने देखा कल भी उन्होंने अपने आखिरी ओवर के अंदर 29 रन खाए। सो कैन, मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता था जो कि आगे कैपिटलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसमें मैं आपको एक अर्ज करूं, वहाब जनरली पूरा करियर आप उठा के देखें, वहाब टिपिकल वो वाले इनकंसिस्टेंट फास्ट बॉलर रहे हैं जिनके मतलब यूजुअली लोगों के होते हैं डेज और मैचेस और वहाब के वीक्स होते हैं। यानी कहने का मकसद है इफ ही इज हैविंग अ गुड स्पेल तो बहुत ही अमेजिंग स्पेल हो जाती हैं, और अगर ड्राई स्पेल आती है तो बहुत ज्यादा ही कुछ ड्राई हो जाते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके का उनका एक अंदाज है क्रिकेट खेलने का, वो उसी तरह का है कि वो बिल्कुल वेरिएशंस उनके पास ज्यादा नहीं है, बिल्कुल पेस के साथ जाते हैं। गुड डे बैड डे में गुड ओवर बैड ओवर हो जाते हैं उनके साथ, और यकीनन जो है वो कल भी हमें ये देखने में मिला। अगर आप देखें तो गुड ओवर बैड ओवर इस तरह से नहीं है अली कि गुड ओवर जो है वो जो पहला स्पेल होता है गुड ओवर होता है, जब बॉल खराब हो जाता है तो बैड ओवर हो जाता है। मतलब डेथ ओवर्स में एक कंसिस्टेंसी है कि जो डेथ ओवर्स हैं वो वहाब, हाँ समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। मैं आपको इस अर्ज करूं कि मैं भी कहने ही लगा था कि नहीं, नए बॉल आप वो कहने लगे थे, पूरी बात नहीं नोटिस नहीं भिजवाना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि नई बॉल के साथ जेन्युइनली वहाब रियाज बहुत ही मतलब डिफरेंट वहाब रियाज नजर आया। आई मीन ऑनेस्टली नई बॉल के साथ बड़ा अच्छा कंट्रोल, बड़ी अच्छी बॉलिंग, लेकिन जैसे ही बॉल पुराना होता है इरफान साहब हमें माइंड में रखना चाहिए कि ये कोई बॉल बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो रहा। मतलब 20 ओवर का मैच है, हम यहाँ पे कोई टेस्ट का दिन नहीं खेल रहे कि 80 ओवर बॉल पुराना हो गया है, 60 ओवर बॉल पुराना हो गया है। वो 20 ओवरों की पता नहीं गेंद कैसी कोई बदलती है कि वहाब का किस्मत ही बदल जाती है, नसीब। देखिए वहाब जैसा भी उसने वॉटसन को बहुत अच्छा ओवर कराया था, हालात बदल दिए। वहाब जैसा भी उसने वॉटसन को बहुत अच्छा ओवर कराया था, ठीक है। नहीं वो तो बहुत अच्छा नहीं, अदरवाइज भी उसके अलावा भी वहाब ने बॉलिंग अच्छी की। बल्कि मैं अभी अवैस आपसे पूछूंगा कि जो उसने कल जो एक कैच पकड़ा है, कितना वो अच्छा एथलीट नजर आया उसमें, क्या उसने डाइव की है और क्या जबरदस्त वो उसने अपने जवानी के दौर में उतनी अच्छी डाइव नहीं की, कभी अच्छा वो फील्डर नहीं रहा, लेकिन कल जो है वो उसने बड़ा अच्छा वो ग्राउंड में नजर आया, वो डाइव्स की होंगी। यस 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 यस। आप क्या कहते हैं अवैस इस बारे में? लोग उस दौरान मैच को फॉलो कर रहे हो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है।
कल कमेंट्री के दौरान भी रमीज राजा साहब ने कुछ ऐसे ही अल्फाज जो है वो कहे थे कि वहाब की तरफ से शायद उन्होंने कभी इस तरीके से देखी नहीं थी, और जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त कैच लिया था, उनकी जो एफर्ट थी। आपको पता है कि टीम से जब बाहर होते हैं और फिर जब आप आउट ऑफ द फील्ड मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या मीडिया को हैंडल करने के दौरान जब बातें करते हैं, तो आप ये भी कहते हैं जी कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ। ऐसे में आपको पता है कि फिर आपने साबित करना होता है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है, बट वो एफर्ट उनकी बॉलिंग में दिखनी चाहिए थी, जो कल नहीं दिखी। थोड़ा सा जो बात अभी कर रहे थे अली भाई भी वहाब रियाज की बात के ओवर्स की बॉलिंग की, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वहाब रियाज जब लेटर पार्ट पे बॉलिंग करते हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स में, तो वो राइट हैंडेड के अगेंस्ट राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं और एम्पायर के काफी साइड से भागते हुए आते हैं। एक एंगल जनरेट होता है और उनकी ये स्पेशलिटी है कि वो अच्छे यॉर्कर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। कल हमने उनको देखा है कि आखिरी लम्हात में भी वो राइट हैंडेड के अगेंस्ट ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे और इजी हो रहा था, वो पिक उनको बैट्समैन की जानिब से किया जा रहा था, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे। और शायद आप लोगों ने कल एक चीज फील की होगी, मुझे तो ये दिखी है कि वहाब शुरू के जब उन्होंने पहला ओवर किया उसके बाद बड़े एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे थे, लंबे सांस ले रहे थे। मुझे लग रहा था शायद फिटनेस के भी कोई प्रॉब्लम उनके साथ चल रहे हैं और वो जोर नहीं दिखा हमें आखिरी ओवर में भी, हालांकि 4 ओवर ही करने थे। और दूसरा, कल मैंने एक बात की थी कि स्पिनर्स जो है वो हर टीम में अपना अहम रोल प्ले करेंगे। जिस टीम के पास अच्छे 1 से 2 स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले स्पिनर्स हैं, उनका पलड़ा जो है भारी रहने वाला है इस अबू धाबी विकेट्स में। कल भी मैं एक और जगह पे भी यही बात कर रहा था कि देखिए राशिद जो है उनके ओवर्स लाहौर के लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट आगे आने वाले मैचेस में भी डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगे। जहां पे राशिद ने 4 ओवर्स अच्छे किए उनकी टीम जीती रहेगी। जहां पे राशिद को किसी भी टीम ने 4 ओवर्स में रन्स लगा दिए या उनको विकेट्स ना दिए, आप देखेंगे कि लाहौर की पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी आपने बात की अवैस जो कि एग्जॉस्टेड हो गए थे वहाब रियाज, तो इसमें अली आई गेस यू आल्सो हैव अ पॉइंट, उसमें ये पॉइंट भी ऐड कीजिएगा अली, और ये भी बताइएगा कि जो वहां के ऑब्वियसली कंडीशंस हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज अ फास्ट बॉलर एंड ही विल गेट एग्जॉस्टेड। एक तो हीट है और फिर एक प्रेशर होता है और ऑब्वियसली वो एग्जॉशन तो फिर बनती है। इसमें अली मेरी एक बात ऐड करना है। कल जब सुहेल तनवीर को भी हमने देखा कि वो भी इंजरी के करीब करीब थे, हालांकि उन्होंने एफर्ट की, लेकिन वो भी बस टेढ़े मेढ़े जो हैं वो भी कराते रहे ओवर्स। इसके बाद शुएब मलिक ने कल पहली दफ़ा, मुझे तो जितना मैंने उनको देखा है, कि एग्जॉस्टेड लगे, पसीने पसीने लगे और हाँपते हुए लगे। शुएब मलिक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर वी हैव राइट नाउ, लेकिन कल वो भी जो है वो एग्जॉस्टेड लगे, वो परेशान लगे। वो खेला तो बहुत अच्छा उन्होंने, उस पर तुम बाद में बात करते हैं, पहले बॉलिंग में कर लें। लेकिन वो ये देख लें कि ये जो जिस इन्होंने भी बात की है कि वेदर कंडीशंस में आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता इंजरीज ना आए। मुझे अभी पहले दिन की तरह डर लग रहा है, उसमें गर्मी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें एक अर्ज करूं इरफान साहब के हम पहले भी इस मौजू पे डिस्कशन की और हमारा यही मौकफ था कि बॉडी की उस तरीके से कंडीशनिंग नहीं हुई होती जब आप इंडोर वर्कआउट्स लेके चल रहे होते हैं और आपके पीछे एक क्वारंटीन का जो है एक 14-15 दिन का समझ लें स्टिफ गैप आ रहा होता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कई दफा इन चीजों को बड़ा नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन इस वक्त जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है पहले अपने मुल्क में क्वारंटीन करना, फिर ट्रैवल करके दूसरे मुल्क जाना, फिर वहां जाके क्वारंटीन करना, और फिर इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ नफसियाती तौर पर क्रिकेटर्स जो हैं उनको बड़ा एक सिवियर चैलेंज है ये इसके साथ कंपीट करना। लेकिन देन अगेन आप एक प्रोफेशनल एथलीट है और आपकी वाली जो सिचुएशन है या सर्कमस्टांसेस है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो आपके इर्द गिर्द और आप जैसे तमाम खेलने वालों के लिए है। तो आपको अपने आप को स्टेप अप, आपने अपनी गेम को स्टेप अप करना होता है। इन तमाम हालात के बावजूद आपने इनके साथ कोप अप करना होता है। और जहां तक ताल्लुक है, आपको मैं अर्ज करूं कि इंजरीज के खदशात तो यकीनन पूरी पीएसएल में हमें ये नजर आएंगे। और हमने ये पहले भी बात की कि पीएसएल बड़ी एग्जॉस्टिंग होती है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं और इंजरीज के लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि हर टीम में जो है उनको नुकसान होगा, यकीनन सेटबैक होगा। लेकिन अभी एक और पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले और वैस खट्टक साहब ने भी जिक्र किया, मैं उस पॉइंट में एक ऐड करना चाहूंगा चीज कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है ज़ल्मी से। जिस तरीके से लोग हर टीम हर फ्रेंचाइज अपने स्पिनर्स को लेके बड़ी सेंसिटिव रहती है पीएसएल में कि स्पिनर्स का बड़ा रोल रहता है, और खास तौर पे अब पीएसएल जब अबू धाबी में खेली जा रही है तो आप ये देखें कि एक साइड पे राशिद खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, दूसरी साइड पे ज़ल्मी में कौन था? फैबियन एलन।
मतलब आई डोंट इवन रेट हिम एज अ गुड स्पिनर। मैं एक अर्ज करूं कि आप देखें कि जब 10 ओवरों में 45 रन पे 4 आउट थे, वो एक जो गंदा ओवर फैबियन एलन ने फेंका है जिसमें बेन डंक ने उनकी खूब धुलाई की है, वो सारे का सारा जो 10 ओवर की मेहनत थी पहले हाफ की, जो इमरान ने अच्छे ओवर किए या उमैद आसिफ ने, मोहम्मद इरफान ने या वहाब ने फॉर दैट मैटर, वो सारे का सारा प्रेशर जो है वो प्लेट में उठा के और आपने मोमेंटम जो है वो शिफ्ट करके दे दिया लाहौर कलंदर के हाथ में। तो मैं ये समझता हूं कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अभी तक हमें वो एक होता है ना कि एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी ये मैच अब खेले जाने हैं, इनमें भी आप देखेंगे स्पिनर्स का कितना एविडेंट रोल नजर आएगा। कल भी आपने देखा कि किस कदर इंपॉर्टेंट रोल है स्पिनर्स का, और इस सब में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता फैबियन एलन वो बंदा होगा जो ज़ल्मी को एक ऑप्शन देगा। ये तो वो वाले स्पिनर्स होते हैं कि तो फखर जमान टाइप स्पिनर है जो एक आधा ओवर निकाल के दे जाते हैं। ये वो बॉलर नहीं है जिन पे आप कहें कि इन्होंने अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस जब गए तो अवैध से पहले पता करेंगे कि फिटनेस के और प्लेयर्स के और मौसम के हवाले से जो है उनके क्या रिव्यूज़ हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आज का जो मैच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं मुनीब हामिद और हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं अली जाफरी, अवैस खटक और इरफान असगर। और हम लोग बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स और पेशावर के मैच के बारे में जो कि कल हुआ था, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त नेल बाइटर था। लाहौर की जो अगर बैटिंग की बात की जाए, मेरे ख्याल से हमने पेशावर की बॉलिंग की है, तो लेट्स जस्ट कम टू द बैटिंग ऑफ लाहौर। हल्की सी इसके ऊपर टच करते हैं। लाहौर की बैटिंग जब स्टार्ट किया था 25 for 4, इतना ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं था, लेकिन अगेन बीच के अंदर आके प्लेयर्स ने उनको संभाला और एक नेल बाइटर था। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में कहा था कि वहाब रियाज का आखिरी ओवर उधर से बड़ा एक्सपेंसिव था और इधर से लाहौर का स्टार्ट बड़ा एक्सपेंसिव था, जो कि उनको बैटिंग पे कॉस्ट किया। अली, इन दोनों को कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक बड़ा सा क्या कह सकते हैं हम लोगों को, मतलब कोई वाज़ेह पता नहीं लग रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, एंड ऑब्वियसली द लास्ट ओवर्स डिसाइडेड कि ये मैच कौन जीत रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अगर आप दोनों टीमों का एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो दोनों टीमें कम बेश, मतलब लाहौर की अगर बात करें तो 10 ओवर में 46 रन ऑन बोर्ड थे। अगर आप ज़ल्मी की बात करें तो इनके 10 ओवर में 56 रन ऑन बोर्ड थे। कोई खासा फर्क नहीं था। फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स दोनों की बड़ी स्लो थी। ज़ल्मी की भी जल्दी विकेट उड़ी, लाहौर कलंदर की भी जल्दी विकेट सुनी। बट जो की डिफरेंस आया वो, जिस तरह अभी पहले भी इरफान साहब और हम लोग ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि कलंदर्स का वो जो एक प्रेशर रिलीज मोमेंट था ना, जो कि मेरी नजर में फैबियन एलन का ओवर था, वहां से वो मोमेंटम शिफ्ट होना, फिर बेन डंक का और डेविड का उस इनिंग को लेके पूरा आखिर तक जाना, फिर फोकनर का वो तेज 22-23 रन 7-8 बॉलों पे आके लगाना, वो सारा कुछ जो है ना, वो उनको एकदम से जो रैपिड एक्सेलरेशन थी और वो इस विकेटों पे फिर 170 रन बनाना, मैं अर्ज करूं आपको कि 170 चाहे मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में इतना बड़ा रन नहीं होगा या टोटल इतना बड़ा नहीं समझा जाता होगा, बट इस कदर स्लो विकेट, जिस कदर स्लो विकेट पे अबू धाबी में खेले जा रहे हैं मैचेस, यहां पर 170 बड़ा अच्छा स्कोर है। और अगर अच्छा बॉलिंग प्रेशर रखा जाए तो वो बड़ा विनिंग स्कोर भी बन सकता है। कंपेटिटिव तो है ही है, विनिंग स्कोर भी बन सकता है। और फिर जिस टाइम पे आपने देखा कि पेशावर की जब इनिंग स्टार्ट हुई, जेम्स फोकनर जो है, अभी तक पूरी दुनिया जो है उनको समझ आ गई है कि अगर आपने जेम्स फोकनर को रीड करना है तो सीम पे मत जाए, आप रिस्ट पे जाएं। क्यों? क्योंकि जेम्स फोकनर जो है वो बैक ऑफ द हैंड बड़े खूबसूरती से कराते हैं। एक बंदा जो बैक ऑफ द हैंड कराता है तो ऑब्वियसली सीम तो सीधी ही आएगी। जब सीधी सीम आप देखोगे, आप ये समझते हो कि स्ट्रेट वन आ रही है, जबकि होती वो बड़ी प्रॉपर ब्रेक है। ऐसे लग रहा था जिस तरह ब्रैड हॉग जो है चाइना मैन लगे हुए हैं और प्रॉपर ब्रेक कर रहे हैं विकेट में से। हैदर अली का LBW आपने देखा होगा, बड़ी मतलब ठीक ठाक मूवमेंट है फ्रॉम द विकेट। तो जहां इस कदर स्लो विकेट्स हो, वहां पर मैं समझता हूं कि 170 स्कोर लग जाना, वहीं पे लाहौर कलंदर ने एक कह ले मेजर हद तक जो है वो मैच सिक्योर कर लिया था। दूसरा मैं कहूंगा कि जेम्स फोकनर साइनिंग्स बड़ी अच्छी हैं। आप ओवरऑल देखें, थिंक टैंक बड़ा सीरियस लग रहा है कलंदर्स का। आप ये देखें कि डेविड वीजा की जिस तरीके से फोकनर ने आके जगह लेने की कोशिश की और फिर उन्होंने दूर किए दुनिया के शको शबात के, मेरी बॉलिंग एबिलिटी के साथ मेरे पास बैटिंग स्किल्स भी हैं,
तो मतलब मैं समझता हूं कि वो वहां पर जो है वो टोन बड़ी अच्छी सेट कर दी गई थी। और जहां तक ताल्लुक है ज़ल्मी की इनिंग्स का, तो ये आपने जैसे आगाज में कहा, आपने तो पूरी हकीकत जो है वो रैप अप करके रख दी कि शोएब मलिक का मुकाबला था लाहौर कलंदर के साथ। शोएब मलिक के अलावा पूरी टीम जो है वो बड़ी पैथेटिकली फेल कर रही है, मिजरेबली फेल कर रही है। और मैं एक पॉइंट आप सबसे भी चाहूंगा कि आप सब भी इस पे इनपुट दें कि कई दफा ये भी होता है दुनिया में कि हमें पता होता है कि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट वो सारे के सारे टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो फुल ऑफ टैलेंटेड इनकंसिस्टेंट बंच ऑफ प्लेयर्स बन गई है? क्योंकि कामरान अकमल हो, हैदर अली हो, सबको पता है कि बहुत अच्छा हिट कर सकते हैं, बहुत प्यारी टाइम कर सकते हैं। आया वो रिसेंटली कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरी नजर में तो नहीं। अवैस टैलेंटेड इनकंसिस्टेंट बंच ऑफ प्लेयर्स, वाओ इतना लंबा जुमला मैंने बोल दिया। अवैस आगे बताओ इसके बारे में। ऐसा ही है? देखिए इरफान साहब, सबसे पहले जो अली भाई ने अभी बात की है कल के टर्निंग पॉइंट कौन सा था, वो बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उसी को लेकर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, जब आप मैच के अंदर इन होते हैं और आप जब मैच के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो आपने उस मैच को उसी मोमेंट पे कोशिश करनी होती है कि उसको फिनिश करें। ये ना करें कि आप ये कहीं ज़हन में सोच लें कि यार 8-10 ओवर हो चुके हैं, 30-35 रन हैं, 4-5 आउट हैं, सो आप कहीं ये सोच लें कि यार मैक्सिमम 20 ओवर में ये कितना एक कर लेंगे, 130 कर लेंगे, 135 कर लेंगे और वो टारगेट जो है वो अचीवेबल है। तो अगर आप इस सोच के साथ किसी मोमेंट पे भी अगर आपने सोच लिया, तो अगली टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वो आपके उस मोमेंट के ऊपर आपसे जो है ना उस मैच को ले जाती है। सारी दुनिया को पता है, इवन कि हम यहाँ बैठ के घरों में बैठ के हमें इस चीज का पता है। आई डोंट नो कि क्यों वहाब इस चीज को समझ नहीं सके कि देखें, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो होता है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत कंफर्टेबली खेलता है, बड़ा आसान होता है उसके लिए बाउंड्री को क्लियर भी करना, रन भी बनाना। दूसरी बात यह कि देखिए, बेन डंक का अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी पीएसएल में या इससे पिछले पीएसएल में भी अगर आप देखें, अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके छक्कों की तादाद 13 से 14 हो चुकी है। सो आपने कैसे सोच लिया कि अब उस मोमेंट के ऊपर आकर जो है फेबियन एलन जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? एक मोमेंट का इंतजार था, वो मोमेंट वही आया, उन्होंने वहां पर आकर दो छक्के या कुछ बाउंड्रीज ऊपर से कर दिए, उनको मोमेंटम मिल गया और उसको लेकर फिर वो आगे चले। दूसरी बात यह है जी कि साथ साथ जिस तरह जेम्स फॉल्कनर के हवाले से भी बात की है, मैं अभी भी समझता हूँ कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखिए, अबू धाबी कंडीशंस के हवाले से कल भी जिस तरह अली भाई बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के साथ जो है इस टाइप के बॉलर जिनके पास वेराइटीज हैं वो बड़े इफेक्टिव साबित होंगे। जेम्स फॉल्कनर को का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि लाहौर के पास पहले शुरू में शाहीन, आपको पता है कि नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे एंड से हारिस या बॉल करते थे या दिलबर बॉल करते थे, तो हमें यानी लाहौर कलंदर्स को उस मौके पे अटैक में दूसरे एंड से ऐसा बॉलर चाहिए था कि जो साथ लेकर चले और हारिस को ये बाद में यूटिलाइज करें। तो वो चीज इनके लिए बड़ी अच्छी साबित हो रही है। एक डिसीजन मुझे थोड़ा सा उस पर बड़ा हैरानगी हुई थी कल, जब राशिद के 3 ओवर करवा दिए गए और उस मोमेंट पे उनसे चौथा ओवर उस मोमेंट पे नहीं करवाया गया, उनको थोड़ा सा स्टे करवा के हारिस से आकर ओवर करवाया, तो वहां से पेशावर वापस आते हुए दिखाई दी थी हमें मैच में। हालांकि मैं समझता हूँ कि वहाब और जब शोएब मलिक खेल रहे थे, अगर राशिद से उसी मोमेंट पे चौथा ओवर करवा दिया जाता, हो सकता है ये मैच आपको 20-25 रन पहले ही खत्म होता दिखाई देता। लेकिन खैर अच्छा हो गया जी कि ज्यादा वहाब प्रोलॉन्ग नहीं कर गए। मैं लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वरना काफी क्लोज लेकर चले गए थे इस मैच को। तो इन चीजों से, इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। और दूसरा एक और मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि पेशावर की शायद मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीजियन जो प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा रिलाई करती है। वो ये समझते हैं कि शायद वो उनके पास जरा पावर हिटिंग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो हम 3-4 मिडिल ऑर्डर में अगर पावर हिटर्स लेकर आ जाए तो हमें बहुत इफेक्टिव ये चीजें साबित होंगी। हालांकि आपने कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं कि यार अबू धाबी के अंदर ये सिलसिला जा रहा है, तो हमें रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ियों की जगह हमें यहाँ पे सॉरी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे अभी पेशावर ने टॉस जीत लिया, इस्लामाबाद ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग का फैसला किया। जो टॉस जीता है बॉलिंग ही करता है उसमें। तो खैर कंटिन्यू करें, अभी इसके बाद हम आपकी बात खत्म कर लें तो फिर हम इस्लामाबाद पे और कोयटा पे आते हैं। जी बिल्कुल जी, यही मेरा पॉइंट है जी कि आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि कंडीशंस के हिसाब से हमें क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। आपके पास फास्ट बॉलर ठीक थे, हसन के जाने के बाद उमैद जिस तरह पेशावर को वापस इन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपके पास फास्ट बॉलर का तो अच्छा एक बंच मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ आपको
स्पिनर्स भी कुछ ऐसे खिलाने चाहिए थे, चाहे पाकिस्तान के कंडीशंस में मैचेस हो या अबू धाबी में हो। स्पेशली फिर अबू धाबी में आपको कम से कम एक अच्छा स्पिनर तो टीम के अंदर खिलाना चाहिए था, जो कि जिस पर आपकी टीम जो है इंहिसार करती। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक मिनट का मैं आपसे और अली से पूछूंगा शोएब मलिक के हवाले से कि जितनी उन्होंने खुल के, जितनी तसल्ली से, जितने मज़े से जब वो चाहा उन्होंने स्कोर नहीं किया और जब उन्होंने चाहा है जहां चाहा है खेला। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी कि वो एक शॉट खेलते थे, चौका लगाया है और आराम से रन लेके प्रोफेशनल प्लेयर की तरह साइड पे हो गया। उसने नहीं कहा कि मैंने तो एक छक्का लगे मैं दूसरा ही मारूंगा, नहीं, उसने छक्का मारा है, चौका मारा है, आराम से जो है वो बॉलर पिटता रह जाएगा और वो आराम से अगली बॉल पर सिंगल लेके जो है वो अपना एंड चेंज कर लेगा कि यार अब पिटते रहो, मुझे ढूंढते रहो उसमें। इस जितने अच्छे उसने तरीके से खेला है, क्या हम मिस नहीं करेंगे इंग्लैंड के टूर में और वेस्ट इंडीज के टूर में उनको? जी देखिए, मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करूंगा। अगर आप मुझे शोएब मलिक के फेवर के तौर पर और उनके हक में बात करता हुआ देखना चाहेंगे तो मैं नहीं आप, जी आप बिल्कुल, मैं उसमें, दोनों हाँ, एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उनका एज ए फैन बात करूँ तो मेरा ये पॉइंट है कि ऑब्वियसली आपको हमेशा प्लेयर की फॉर्म को देखना होता है। बतौर मैनेजमेंट के प्लेयर इस वक्त करंट उसकी फॉर्म कैसे चल रही है और उसकी उस फॉर्म को सामने रखकर उससे रिस्पेक्टिव किसी सीरीज में फायदा हासिल करना होता है। तो फॉर्म उनकी अच्छी चल रही है, फिटनेस उनकी अच्छी है, इस सूरत में तो उनको टीम के साथ होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं उनके क्रिटिक्स के हवाले से बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि शोएब मलिक का जो इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उनका इंग्लैंड में बहुत पुअर रिकॉर्ड है। इससे पहले भी जब लास्ट इंग्लैंड सीरीज में शोएब मलिक को लेकर गए थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर भी यही देखने मिला था कि शोएब मलिक आप जानते हैं कि इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनको लेकर चल रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स सामने हैं। लेकिन मेरा जाती जी, तो दोनों पॉइंट्स को आपको सामने रखना पड़ेगा। अली क्विकली। सर मैं तो ये कहूंगा कि ये जहां तक बात है स्टैट्स की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वही कंडीशंस थी और 100 लगा दी थी ना इंडिया के खिलाफ 2009 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में। कहने का मकसद है बड़ा प्लेयर जो है, सीजन प्लेयर जो है, वो तजर्बे की भी मार दे देता होता है कभी ना कभी। और जहां तक ताल्लुक है कंडीशन की, तो कंडीशन में ये भी एक फैक्टर हमें कंसिडरेशन में लाना चाहिए कि बाबर आजम का अगर आप करियर उठा के देखें तो इंग्लैंड टाइप, साउथ अफ्रीका टाइप तेज विकेटों पे वो एक एक्सीलेंट प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर। लेकिन वहीं पे जब वो हरारे टाइप विकेटों पे जाते हैं या जब वो स्लो विकेटों में आते हैं, इवन यहां अबू धाबी की विकेटों पे देख लें तो उनको रन्स बनाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बट स्टिल वो इस चीज को, दो राय को रद्द कोई नहीं कर सकता कि बाबर आजम एक क्लास एक्ट है। तो मैं अभी भी समझता हूं कि हमने एक किस्म की शोएब मलिक की अच्छी परफॉर्मेंस को रिगार्ड नहीं किया और जिस तरीके से अनाउंसमेंट पहले की गई है इस सारी पीएसएल से, कहीं ना कहीं उन जैसे बहुत से प्लेयर्स बड़े दिल बर्दाश्ता हुए होंगे इस बात से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद और कोयटा का मैच अभी थोड़ी देर में होने वाला है और इस्लामाबाद ने टॉस जीत लिया है और वो उसने बॉलिंग का फैसला किया हमेशा की तरह। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे और हेड टू हेड भी देखेंगे कि ये टीमें आपस में क्या करेंगे। उसमें इन दोनों टीमों का आपसे एक्सपर्ट मिन भी लेंगे कि वो किस तरह से आप इन टीमों को देखते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑक्सीजन टीवी पे। मैं हूं मुनीब हामिद और अभी है मैच इस्लामाबाद का कोयटा के साथ। और इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करें, लेट मी अनाउंस द टीम्स। हमारे पास कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। फैफ डुप्लेसी हैं, उस्मान खान है, जेक हैं, सरफराज अहमद हैं, आजम खान, ऑन्ड्रे रसल, मोहम्मद नवाज, जेक विल्डरमुथ हैं, मोहम्मद हसनैन, खुरम शहजाद, जाहिद महमूद हैं। और इस्लामाबाद में हमारे पास है कॉलिन मनरो, उस्मान ख्वाजा, शदाब खान जो कि कप्तान हैं और जो कि बैट्समैन भी बनना चाह रहे हैं, हुसैन तलत हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, आसिफ अली हैं, मोहम्मद मूसा हैं, रोहेल नज़ीर है, हसन अली, आकिफ जावेद, मोहम्मद वसीम। और इसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस भी हुई हैं टीम के अंदर, लेकिन उस चेंजेस पे हम लोग बात करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। और इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल और जो बाकी स्टैट्स हैं।
अच्छा, पॉइंट्स टेबल की ये सिचुएशन है कि लाहौर कलंदर जो है वो इस वक्त पहले नंबर पे है और वो उसके पास 10 पॉइंट हैं। उसने 6 मैच खेल लिए हैं अपने और 5 जीते हैं और 1 हारा है। कराची जो है उसके भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं और 3 हारे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज भी उसका मैच है, अपना छठा मैच खेलेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ हैं। पेशावर ज़ल्मी 6 मैच खेल चुके हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ खड़े हुए हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो 6 मैच अपने खेल चुके हैं और 2 मैच जीते हैं सिर्फ और 4 हारे हैं और 4 पॉइंट्स हैं उनके। और कोयटा ग्लैडिएटर जो सबसे ज़्यादा हॉट वाटर में है और आज का मैच उनके लिए ऑलमोस्ट डू एंड डाई टाइप है और इन्होंने 5 मैच अभी तक खेल लिए हुए हैं, 1 मैच सिर्फ जीता है, 4 हारे हैं और सिर्फ 2 पॉइंट हैं इनके। अब अगर हम हेड टू हेड पे बात करें कि कोयटा और इस्लामाबाद का हेड टू हेड क्या सिचुएशन थी, तो वो 12 मैच अभी तक पीएसएल में जो 6 पीएसएल हैं खेल चुके हैं, जिनमें से 7 कोयटा ने जीते हैं और 5 इस्लामाबाद ने जीते हैं। इसमें एवरेज कोयटा की जो रही है 156 स्कोर की रही है, मैक्सिमम उन्होंने इस्लामाबाद को 190 स्कोर किया है और मिनिमम जो है 118 स्कोर किया है। इस तरह से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें जिसने कोयटा से 5 मैचेस जीते हैं अभी तक, उसने 151 मैक्सिमम किया, 151 की एवरेज है, मैक्सिमम 187 किया और मिनिमम जो है 117 स्कोर किया है। पहले हम अली आपके पास आएंगे कि आपने जो अभी देखे हैं प्लेयर्स की जो लिस्ट आ गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो टीम चेंजेस हुई हैं, मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद ने बड़ा बोल्ड और बड़ा गट्सी सा स्टेप लिया है और ये देखें कि आकिफ को वापस इंट्रोड्यूस करना और उसके साथ साथ मूसा खान, मतलब ये बड़ा एक यंग ऑप्शंस के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है। और आकिफ का मुझे पिछले सीजन का भी याद है, बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर था, लेफ्ट आर्म और विकेट से अच्छा मतलब उसको परचेज भी वो निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो है ना, ये डिसीजन ऐसा है कि ये बोथ वेज जा सकता है, ये आर या पार वाला डिसीजन है। उसकी मैं एक रीजन दूंगा कि देखें, नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट और थी, अबू धाबी की विकेट और है। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्लेवर बॉलर की। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपीरियंस हर चीज है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। ऊपर से अगर फॉर एग्जांपल यंग प्लेयर हो, उसमें एबिलिटी हो और सिर्फ गाइडेंस या उस वक्त सेंस के मौके पे क्या करना चाहिए वो लैक कर रहा हो, तो कप्तान अगर इंटेलिजेंट हो तो वो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। मैं शादाब पे नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन अगर शायद यही फास्ट बॉलिंग लाइनअप सरफराज के पास हो, मे बी मोहम्मद हफीज के पास हो, या इस टाइप के सीजन जो हमारे प्लेयर्स शोएब मलिक के पास हो, तो और तरीके से उनको डील कराया जा सकता है। शादाब ने पिछले मैच में थोड़ा सा अपने एज अ कैप्टन जो उनके स्किल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेज किया है। बिल्कुल इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आज का मैच वो अच्छी कप्तानी नहीं करेंगे, हो सकता है मे बी आज उनका दिन साबित हो और उनका ये फैसला शायद ठीक हो। लेकिन 2 इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड गया है और ये 2 इमर्जिंग प्लेयर्स जो है यकीनन एक्साइटिंग तो लगेंगे, लेकिन ये है कि बैकफायर भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब देखा जाए अगर, तो बड़ी ही सॉलिड कॉम्बिनेशन लग रही है कोयटा की, मुझे खास तौर पे इस विकेटों के हिसाब से। और सरफराज का कैप्टनसी रिकॉर्ड जो है वो आपको याद होगा, पीएसएल जब दुबई में खेली जाती थी, अबू धाबी में खेली जाती थी, तो कोयटा ग्लैडिएटर वाकई के ग्लैडिएटर होते थे। और अब जो है वो जब से वो पाकिस्तान पीएसएल शिफ्ट हुई है, कुछ इतना लकी साबित नहीं हुआ सरफराज के लिए। तो मैं भी शायद पुरानी यादें और वो चैंपियन दिन जो है वो सरफराज को आज अच्छे फैसले करने का भी जो है वो कायल करें और शायद मुझे लगता है कि आज में भी शायद कोयटा का दिन हो। अवैस टीम लाइन अप पे और ये जो फास्ट बॉलर्स उन्होंने 4 रख लिए हैं, इस बारे में भी इस्लामाबाद ने, जबकि हम सोच रहे हैं कि पिच स्पिन बॉलर्स को फेवर कर रही है। अवैस जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑब्वियसली टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का जो फैसला किया है वो ऑब्वियसली अपने स्ट्रेंथ को देखकर किया होगा कि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो ज़्यादा मुतहर्रिक है और लंबी बैटिंग है उनके पास। तो चेज शायद वो ये समझ रहे हैं कि जी चेज वो आसानी से कर सकते हैं, इसी वजह से। हालांकि अगर हम रिजल्ट्स अबू धाबी में जब मैचेस शिफ्ट हुए हैं तो तब देखें तो टीमें आसानी से डिफेंड भी कर रही हैं जो टोटल वो लगा रही हैं बोर्ड पर। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ प्लस पॉइंट क्वेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ज़रूर होगा कि उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, यार चेज जो है वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर हो रहा है, वो डिफेंड भी कर सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली इस्लामाबाद के पास जो ऑप्शंस थे स्पिनर्स में, उसमें शादाब और फवाद ही थे। फवाद ने लास्ट मैच में उतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी,
बट शायद शादाब जो है वो जो अपने आप कह लीजिए ना तरकश के तीर हैं उन पे जरा ज्यादा रियलाई कर रहे हैं कि यार वो जरा सही निशाने पे लगेंगे, तो उनके साथ जाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 150 या 145 तक अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो जितनी भी अच्छी स्पिन बॉलिंग हो कोशिश होगी उनकी कि वो उसको आसानी के साथ जो है वो चेस करें। दूसरा सरफराज जो है उनके पास आपको पता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, हारते हैं तो काफी ज्यादा हद तक जो है वो उनके चांसेस होंगे इस टूर्नामेंट से बाहर होने के। सो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट करनी है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रन्स बोर्ड पर लगाएं और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद को बोल्ड आउट करें। अच्छा, मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच नहीं है, आज सबकी नज़रें जो हैं वो आज़म खान के ऊपर होंगी कि वो आज क्या करते हैं। आप क्विकली आप दोनों से मैं लूँगा, आप अवैस पहले आप बात कर रहे हो तो आप बता दो, आज़म खान आज अभी उन्होंने पैकेज भी चल रहे हैं उनके और सारा कुछ, किसी और का पैकेज नहीं चला रहे उनका, सिर्फ आज़म खान का पैकेज चलेगा आज, तो वो बताएं आपकी क्या सूरत हाल बनेगी, आज़म खान को लोग कैसे देखेंगे आज? नहीं, आपकी बात इरफान भाई बिल्कुल ठीक है। देखें ना, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही चल रहा था कि मिडिल ऑर्डर में पूरी कौम की नजरें हैं कि हमें ऐसा कोई प्लेयर मिल जाए कि वर्ल्ड कप की तैयारियों से कबल जो है या वर्ल्ड कप से कबल आपके पास ऐसा प्लेयर आ जाए कि जो उस गैप को फिल कर ले। सो उस गैप में आजम खान को इन्होंने डाला है। अब लेट्स सी कि आजम कैसे परफॉर्म करते हैं। अली भाई हंस भी रहे हैं। लेट्स सी कि मैं बता रहा हूं आजम वर्ल्ड कप जितवाएगा। ये हंस रहे हो अभी, ये रिकॉर्ड पर आ गया है। मैं हंस इस बात पे रहा हूं कि मुझे याद आ गया कि पिछले साल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम एक बात पे बहुत ज्यादा हंसे थे, वो थी रमीज राजा की कमेंट्री, जहां पर वो आजम खान की तारीफ इस तरह करते थे कि बहुत ही प्यारा सा पोपलू सा प्लेयर है जो कि है ना की कमेंट्री है ना। बहरहाल जी मेरी हंसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अवैस भाई की बात से डिसएग्री कर रहा हूं। मेरा इस बात से इत्तेफाक है कि हमारे पास कोई अच्छा सॉलिड हिटर नहीं है और ये हकीकत है कि आजम के ऊपर मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं आजम खान की गेम देखने का। सब देख रहे हैं आजम खान का, सब देख रहे हैं आजम खान का, और आज हम उसको बैटिंग करते हुए भी देखेंगे। देखना वो बर्गर्स को कितने छक्के मारता है आज। सो आज के मैच के बाद अली टेक लेते हैं इस्लामाबाद क्वेटा। आई पर्सनली फील क्वेटा, आज क्वेटा का दिन है, आज क्वेटा जीतेगा और मेरी ख्वाहिश है कि क्वेटा जीते। मेरी भी ख्वाहिश है कि क्वेटा जीत जाए। क्वेटा ये क्या हो गया? मेरी भी ख्वाहिश है। इस्लामाबाद बेचारे उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। पिंडी बॉय क्वेटा साथ बहुत बुरी हो रही है वैस। अच्छा मुनीब, आई आल्सो गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 3 क्वेटे हो गए। क्वेटा जीतेगा। क्वेटा ये इस्लामाबाद के तो है नहीं। मेरा ख्याल है फिर हम इस बार की पोस्ट ना करें। क्वेटा। ये था नाजरीन। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच वैस एंड इरफान असगर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आप लोग ये स्पेशल एडिशन देख रहे थे। इस्लामाबाद का मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और अगर मैं इसको सम अप कर सकूं तो आज मुकाबला है कप्तानों का, शादाब का और सरफराज का मुकाबला है, क्योंकि दोनों को हम लोग ये देख रहे हैं इस वक्त कि उनकी जो कैप्टनसी है वो कहीं जाके वो कमजोर हो जाती है। तो आज का मुकाबला कप्तानों का है और ये देखते हैं कि कौन सा कप्तान ये मैच जीतेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मैच के बाद। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।